नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934065 पर सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप नोट कर ले अपना नाम, अपने शहर का नाम और फिर कमोडिटी से जुड़े ही सिर्फ सवाल भेजें। और हमारे साथ दो मेहमान होंगे जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से और अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटीज़ लिमिटेड से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आगे हमारे साथ तीन और मेहमान रहने वाले हैं। दिनेश सोनी है, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के, उनसे हम जीरे पर बातचीत करेंगे। वीवी मेहता CKED है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनसे हम जानेंगे कि सरसों को लेकर नई रिपोर्ट उनकी क्या है, उत्पादन को लेकर नए आंकड़े सीके क्या कह रहे हैं। साथ ही हमारे साथ मधुर बियानी भी होंगे, लक्ष्मी नारायण उद्योग के MD हैं, उनसे हम चने की ताज़ा रिपोर्ट जानेंगे कि चने के भाव को लेकर क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन चलिए शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से कर लेते हैं। बताइए मानव, क्या लग रहा है आपको गोल्ड और सिल्वर में किस तरह की चाल आगे दिख रही है यहाँ से? जी, विष्णु जी, मेरे ख़्याल से सोने चांदी में सोना आज पूरे दिन में काफ़ी ज़्यादा हलचल हुई नहीं है, बहुत स्टेडी है। पिछले कुछ दिनों से भी आप देखें, चांदी में हालाँकि 1 से 2% का मूव पिछले कुछ हफ्तों से बहुत नॉर्मल हो गया है। हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीसॉ मूवमेंट आ रही है। मार्केट में बुल्स और बेयर्स दोनों की जो रस्साकसी बोल रहे हैं, वो चल रही है। आज के दिन में ख़ास करके यूएस की तरफ से उनके महँगाई के दर और एफओएमसी की मीटिंग मिनट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट शेड्यूल्ड है। 6 बजे इन्फ्लेशन का नंबर है। हालाँकि एक्सपेक्टेशंस इनलाइन ही है, 3.4% की एक्सपेक्टेशंस है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आती है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, सोने-चांदी में गिरावट आ सकती है। लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट फिर भी फेड मीटिंग के लिए थोड़ी बहुत रुकेंगे, ऐसी अनुमान है मार्केट को कि 11:30 बजे रेट कट के अनुमान तो है नहीं इस महीने, लेकिन डॉट प्लॉट और इन्फ्लेशन और ग्रोथ के फोरकास्ट ज़रूर रिलीज़ करेंगे और गवर्नर पॉल की स्पीच कैसी होगी, उसके ऊपर पूरा खेल मेरे ख़्याल से कल के दिन में हमें इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अगर ट्रेंड की बात करूँ तो बाय ऑन डिप्स की ट्रेंड गोल्ड सिल्वर में अभी के ट्रेड के हिसाब से बनती है। तो जब तक 88,000 सिल्वर में और 70,800 गोल्ड में नहीं टूटा है, बाय में रहना चाहिए। रहने की सलाह। गोल्ड की कॉल एक बार स्क्रीन पे मानव की दिखा दीजिएगा। 71,450 के लेवल पे खरीदे, 71,800 का टारगेट, 71,250 का स्टॉप लॉस। और कोशिश करें कि इस कॉल को, ये बाई कॉल है स्क्रीन पे, हालांकि एक टाइपो एरर है इसलिए उसे बाई कॉल के एक बार मान के चले। आप वापस से आप एक बार स्क्रीन पर देखें तो ये बाई कॉल थी मानव की और यहाँ पर खरीदारी की सलाह इनकी तरफ से आ रही है। लेकिन आप इसे कैरी ना करें, ये सलाह है यहाँ पर, क्योंकि एफएमसी के जो बैठक के जो नतीजे आएंगे उससे ज़्यादा यहाँ पर, हालांकि दरों को लेकर कोई फैसला तो नहीं होना है, लेकिन आगे की कमेंट्री कैसी रहेगी, टाइमलाइन को लेकर काफ़ी कुछ पता लगेगा। उसके बाद बाजार अपनी नई दिशा ले सकता है, तो कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे बढ़ सकती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आप बताइए अमित जी, आपकी राय गोल्ड और सिल्वर में क्या है, क्या करना चाहिए यहाँ से? सुमन जी, एज पर चार्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एक जो है टेम्परेरी टॉप गोल्ड सिल्वर में मेरे को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट में ऊपरी स्तरों से बार-बार करेक्शन या फिर जिसको मैं मुनाफा वसूली बोलूँगा, वो देखने को मिल रही है। लेवल के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंट्राडे के लिए 71,650 के आसपास गोल्ड में बिग वाली का ट्रेड मैं रिकमेंड करूँगा। 71,900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 71,200 रुपए तक के टारगेट रहेंगे। आज 6 बजे काफ़ी अहम डेटा जो है यूएस की तरफ से आने, तो उस पे भी ट्रेडर्स को खास तौर से नज़र बना के रखनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है 6 बजे के आसपास गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। सिल्वर की अगर मैं बात करूँ तो 89,500 के आसपास एक बिग वाली का ट्रेड ट्रेडर्स को रिकमेंड करूँगा। 88,100 का इसका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 90,200। इंट्राडे के लिहाज से ही दोनों ट्रेड हैं, तो एज़ पर लेवल्स ट्रेड जो है ट्रेडर्स को बनाना चाहिए। कॉल है, लेकिन हालांकि दोनों कॉन्ट्रा कॉल है। मानव के बाई कॉल है और अमित जी के यहाँ पे सेल कॉल है। तो यहाँ पे एक रेंज दिख रहा है, तो उस रेंज में या तो आपको नीचे के लेवल पे खरीदारी करनी है जैसा मानव कह रहे हैं, या अमित जी को अगर फॉलो करते हैं तो ये ऊपर के लेवल पे जो उनके मानव के जो टारगेट है ना, उसी के आसपास में अमित जी ने बेचने की सलाह दी है। तो एक रेंज है, उस रेंज का आपको फायदा उठाना है। जिस साइड से आपको कंफर्ट लगे,
ट्रेड करें, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। ये आपके लिए एक सलाह, ज़रूरी सलाह है। चलिए कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं, फिर आगे हम और भी कमोडिटीज़ की चर्चा करेंगे। कृष्ण है दिल्ली से, रेगुलर कॉलर है, लगातार कॉपर पर जानना चाहते हैं, हर दिन पूछते हैं सवाल कि कॉपर में क्या करें। बताइए अमित जी, कॉपर पर आपकी राय क्या बन रही है, क्या कॉल है कॉपर पर? इस तरह का डेली चार्ट अभी बनता हुआ नजर आ रहा है। करेक्शन मेरे को लगता है पूरा इसका हो चुका है। 930 935 के आसपास के इसके हाई थे। अभी इसने कल 850 के आसपास का लो बनाया और परसों भी 850 के आसपास का ही लो था। डबल बॉटम फॉर्मेशन एक चार्ट पे दिखाई दे रहा है। लेवल के हिसाब से 857 के करीब एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स को करनी चाहिए। 851 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 870 तक के टारगेट को ऊपर में इंट्राडे के लिहाज से देखे जा सकते हैं। तो 870 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह अमित जी की तरफ से यहां पर आ रही है। आप भी बता दीजिए कॉपर पर अपनी राय। मानव, आपकी राय क्या है? मेरे ख्याल से थोड़ा अगर 1-2 दिन इस हफ्ते के हिसाब से देखेंगे तो हम हर बार इस लेवल की बात करते हैं। 888 का जो लेवल है, जब तक वो नहीं टूटता है तब तक मैं बिकवारी की साइड रहूँगा। थोड़ा अपोज़िट व्यू है, लेकिन 1 हफ्ते के हिसाब से है। तो 862 865 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ से थोड़ा बेचने की सलाह रहेगी। 858 857 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 864 का रहेगा, क्योंकि फैक्टर्स बहुत अनइवन है। डॉलर इंडेक्स भी बहुत ऊपर की तरफ में स्टेडी है, तो इस हिसाब से ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल्स में अभी भी थोड़ी बहुत जगह बाकी है नीचे में। है कि यहाँ से गिरावट आ सकती है, तो कॉन्ट्रा कॉल यहाँ पर भी आ रही है। मानव की तरफ से बेचने की सलाह है। वजह भी साफ है, क्योंकि चाइना में 4 साल में सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री है। अगर एलएमई के वेयर हाउसेस और यहाँ के प्राइसेस में शंघाई वेयर हाउसेस में देखें तो ये डिस्काउंट पर भी चल रहा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो दबाव बना सकते हैं और एक तेजी भी आ गई। तो अपने अपने व्यूज है, लेकिन अमित जी को लगता है कि खरीद कर ही जाए, तेजी का ट्रेंड बरकरार रह सकता है। लेकिन जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ना करे, ये सलाह हम लोगों की तरफ से है। चलिए मस्टर्ड पर अब बात करते हैं। हमारे साथ वीवी मेहता साहब हैं, ईडी हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला। सर, आप लोगों की नई रिपोर्ट है जो आप लोगों ने शेयर की है सी की तरफ से कि 2023-24 में सरसों का जो उत्पादन अनुमान को आप लोगों ने घटाकर 115 लाख टन के आसपास कर दिया, 115.8 लाख टन। मार्च में ये 121 लाख टन के आसपास था। इसके पीछे वजह क्या है सर? नहीं, देखिए, जो गर्मी हुई, गर्मी जो खास करके एलएनओ की वजह से गर्मी हुई मार्च में और बाद में अप्रैल तक, तो नॉर्मली जो वहां सोविंग पे इफेक्ट हुआ, ईल्ड पे इम्पैक्ट हुई और करेक्शन भी जरा जरूरी थी। जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास आते रहते थे उसके मुताबिक लगा के भी जो क्रॉप पहले एस्टिमेट किया है ये वो करेक्शन जरूरी है, तो डाउनवर्ड रिविजन किया, लगभग 5 लाख टन कम किया है और अभी 116 लाख के करीब है। पहले जो 121 लाख के करीब था जी। लेकिन गर्मी उस समय तो हार्वेस्टिंग का टाइम मार्च से शुरू हो जाता है, तो उस दौरान भी ईल्ड पर इतना असर पड़ा क्या? गंगानगर वो साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ लेट सोइंग होता है और लेट हार्वेस्टिंग होता है। गंगानगर पूरा बेल्ट है राजस्थान में, खास तौर पे वहाँ लेट सोइंग है, लेट हार्वेस्टिंग है। और फरवरी मार्च तक में जो और जो रिपोर्ट हमारी आई मार्च की बात वाली, वो भी जब भी हमने मार्च में किया तभी फरवरी मार्च के ऊपर थे, तो वो भी एक रिपोर्ट करेक्शन थोड़ा जो बाद में पता चला कि क्या क्या करेक्शन आया है, वो सब मिला के एक नया रिपोर्ट है और साइंटिफिक सर्वे, पूरा साइंटिफिक सर्वे करवा के ये रिपोर्ट आई है। ओके सर, अभी भाव में तो 15% की तेजी आ गई है सरसों में। क्या लग रहा है आप लोगों की इस रिपोर्ट से? और जो जिस तरह के ग्लोबल सप्लाई की दिक्कतें हो रही, चाहे वो सोया तेल को लेकर हो या फिर सनफ्लावर को लेकर हो, उसका फायदा भी मिल रहा है, तो क्या दाम आगे और बढ़ेंगे क्या मेहता जी सरसों के? पहले एक 15% एडिबल ऑयल की प्राइस, सारे एडिबल ऑयल की प्राइस नहीं बढ़ी है, सोयाबीन और सनफ्लावर की बढ़ी है। उनका रीजन भी है, जो सोयाबीन के जो वहां स्ट्राइक चल रही है, अर्जेंटीना में लेबर स्ट्राइक है, और ब्राजील में जो बारिश आई उससे कम से 3 मिलियन टन के प्रोडक्शन कम आ रहा है। ओके। और अभी सप्लाई डिस्टर्बेंस है, उसके वजह से सोयाबीन के भाव लगभग $100 एक महीने में बढ़ गए, $120। मगर पाम का भाव है 15 से $20 ही बढ़ा है एक महीने में। तो जो सारे तेलों में 15% की बढ़ोतरी नहीं है, जो बढ़ोतरी है प्योरली सन एंड सोया है और जो सॉफ्ट ऑयल का किया जाता है, उसके वजह से मस्टर्ड को भी थोड़ा प्रेशर, मस्टर्ड का क्रॉप पहले से भी न्यूज आ रहा था कि भाई जो 120 के करीब है वो नहीं है। काफी लोग मानते थे और हमारा रिपोर्ट ने भी आज कंफर्म कर दिया
कि भाई थोड़ा क्रॉप पहले से कम है। ओके। और उसकी वजह से एक जरूर फायदा हुआ, मैं फायदा इसके बोल रहा हूँ, अभी सोयाबीन का सीजन आ रही है और एमएसपी के नीचे मस्टर्ड चल रहा था, तो किसान डिस्करेज था, सोयाबीन के भाव भी काफी कम मिले थे। हाँ हाँ। अभी जैसे मस्टर्ड के दाम ऊपर गए हुए, जो 5,650 के नीचे था उसकी जगह पे आज 6,100 6,200 हो गया, तो सोइंग बढ़ेगा। तो एक सिल्वर लाइनिंग है, सोइंग बढ़ेगा और जरूरी था कि थोड़ा भाव ऊपर चले ताकि किसान को सही दाम मिले, तो फायदा ही है। और बाकी एक हम आत्मनिर्भरता की बात करते तो अगर थोड़ा ऑयल सीड के भाव बढ़े तो ही अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई तेल सस्ता मिले, उसके वजह अगर तेल सस्ता चाहिए तो तिलहन के दाम भी नीचे रहेंगे, तो फिर किसान कैसे बोएंगे? वो तो स्विच ऑफ कर लेंगे। नहीं बिल्कुल सही बात है। और दाम सर सरसों के भी बढ़े हैं। अब मंडियों में अगर मई के भाव देखें तो 5500 के आसपास थे, वो अभी 61-6200 के ऊपर ही चल रहे हैं। इसलिए मैं बोला कि 15% के आसपास तो सरसों के भी दाम बढ़े हैं। सरसों बढ़ा है बिकॉज ऑफ सोया, उसका जो सोया और सनफ्लावर में बढ़ा, तो एक है, दूसरा क्रॉप कम है, तीसरा एरावल एकदम कम हुई है, वो भी एक रीजन। और चौथा रीजन ये भी है कि भाव बढ़ता है तो किसान माल पकड़ के रखता है। अभी भाव थोड़ा टूटा है देन माल एकदम आवक बढ़ जाती है। अभी किसान भी अगर उसको जितना चाहे इतना ही बेच रहा है। और एक और भी रीजन है, आज नाफेड ने मिला के 25-30 लाख टन माल अपने गोडाउन में लेके गया, तो ये भी कम हो गया ना प्रैक्टिकली। ओके बिल्कुल। और नाफेड ही नहीं, हैफेड की तरफ से भी वहां पे खरीदारी हुई है। और आप सही कह रहे हैं कि सोया तेल को लेकर सप्लाई की दिक्कत है, चाहे वो अर्जेंटीना के लेबर इशूज हो या फिर फ्लड की वजह से ब्राजील से इशूज हो, और वहाँ रूस और यूक्रेन से तो सप्लाई की दिक्कत है ही। अब बताइए सर, लेकिन आगे भाव क्या जाएगा? ये तो फंडामेंटल्स हम बता ही रहे हैं एक्सपर्ट्स लगातार, लेकिन आगे को लेकर आपका अनुमान क्या है? खाने के तेल के दाम आगे और भी बढ़ने वाले हैं या इसी के आसपास स्थिर रहेंगे? यहाँ से नीचे आते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, तमाम ग्लोबल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, मगर साइडलाइन में कोई बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। और आए तो खराब नहीं। हम अब तक खाली कंज्यूमर का ही सोचता है, कभी किसान का सोचते नहीं है। तो अच्छा है थोड़ा भाव बढ़े और किसान को सही दाम मिले। कंज्यूमर्स, किसान भी तो कंज्यूमर है, किसान भी तो खाने का तेल खाते हैं। यानी बराबर हम प्योरली हम जो शहरी लोग हैं, आप ही तो कहते हैं कि हर किसी को खाने की तेल की जरूरत है। आप इतने मिलीग्राम गिनवाते भी हैं कि इतना मिलीग्राम हर किसी को खाना चाहिए, एनर्जी की जरूरत होती है किसानों को। तो उसी किसान को अगर महंगा मिलेगा खाने का तेल तो कैसे काम होगा सर? अरे मेरा घर कैसे चलाएंगे अगर उसे 2 पैसा ही नहीं मिलेंगे? अगर उसे पैसा के जो भाव नहीं मिलेंगे तो पॉलिसी जगह दूसरे में चला जाएगा, इम्पोर्ट बढ़ता जाएगा आपका। ओके बिल्कुल सही बात है। और नई सरकार के जो 100 दिन के एजेंडा भी हैं, वो चाह भी रहे हैं कि जो इसको निर्भरता को कम करें, और उन्होंने एक टाइमलाइन भी दिया है कि जल्द से जल्द निर्भरता की तरफ हम बढ़े। नहीं, वो भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने आफ्टर इलेक्शन बताया है कि भाई हम फोकस करेंगे ऑयल सीड की प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े उसके फोकस करेंगे ताकि हमारा डिपेंडेंस कम हो। प्राइम मिनिस्टर साहब का उस एरिया में ही है। ओके, शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त दिया हमें और बताया कि सरसों को लेकर क्या रिपोर्ट आप लोगों की है। उत्पादन का जो पुराना अनुमान था उससे आप लोगों ने कम कर दिया है, जो पहले 120 लाख टन के ऊपर था उसे घटाकर 116 लाख टन के नीचे आप लोग ले आए हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, अच्छी नई रिपोर्ट है। आपने नए आकलन किए होंगे, नए यहाँ पे स्टडी की होंगी ग्राउंड पर जाकर, और लोगों को आपने बताया कि क्या कुछ हो रहा है। और तमाम फंडामेंटल्स भी अभी ट्रिगर जो है वो भाव में तेजी के ही आ रहा है, वही है कि सारे खाने के तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं। चलिए, लेकिन अब एक और एग्री कमोडिटी की बात कर लेते हैं, वो है जीरा। और जीरे में भी आज तेजी दिखी, करीब 2% की तेजी दिखी। जीरा जुलाई वायदा जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर 2% की तेजी दिखी और ये 27,500 के करीब बंद हुआ है। हमारे साथ दिनेश सोनी हैं, श्री श्याम इंटरनेशनल के डायरेक्टर है। दिनेश जी, अब बताइए क्या हो रहा है? पिछले 2 दिनों से मैं लगातार जहाँ ऊंझा के एक्सपर्ट से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि डिमांड अभी कमजोर है, चाहे वो घरेलू डिमांड हो या फिर एक्सपोर्ट डिमांड हो। आपकी रिपोर्ट क्या है? नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, मेरे हिसाब से जो बता रहे हैं वो सही बात है बिल्कुल, के भाई घरेलू डिमांड बहुत कमजोर और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों में हमको कमजोरी लगी। लेकिन सामने हमको एक चीज लगता है, सट्टे के अंदर, वायदे के अंदर शॉर्ट सेलिंग बहुत ज्यादा है
और लोगों ने फॉरवर्ड भी शॉर्ट सेल कर रखा है, मतलब इंपोर्ट के आमना से। लोगों को ये लगता है चाइना, टर्की, सीरिया वो जीरा आएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों के पास, किसी के पास जैसे मंडियों में स्टॉक ना के बराबर है और लोग मंदी निकाल रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ज्यादा मंदी बाजार में टिकेगी नहीं। उसका कारण है किसान ही सप्लायर है, किसान के पास ही माल है, व्यापारी और गोदामों के माल बहुत कम है। तो हमको तो लगता है आने वाले समय में और भी हमको थोड़ा, जैसे ही ग्राहकी निकलेगी तो अच्छी रिकवरी की उम्मीद है हमको। अभी इन भावों में ज्यादा से ज्यादा मैं जानता हूँ जैसे 26,000 से नीचे हमको लगता नहीं है कि जीरा जैसे जुलाई वाला जाने को लगता नहीं है। ओके, 26,000 के नीचे। सिमिलर लाइन पे जितने भी एक्सपर्ट्स है वो यही कह रहे हैं कि 26,000 के नीचे जाता हुआ जीरा नहीं दिख रहा है। अभी यही कह रहे हैं लगातार, इस हफ्ते जितने एक्सपर्ट्स आए यही कह रहे थे। कितनी तेजी अब आपको यहाँ से लगती है? अगर 26,000 के कोई आसपास खरीदता है तो पूछना चाहेगा आपसे कि आगे कितनी तेजी की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं और कब तक, टाइम फ्रेम भी बता दीजिएगा। सर मेरे को ऐसा लगता है जैसे अभी ईद की वजह से थोड़ा छुट्टी का माहौल रहेगा, 1 वीक 10 दिन तक लमसम छुट्टी का माहौल रहेगा, लेकिन मेरे को लगता है आने वाले समय जिस बारिशों के बाद में मसालों में अच्छी डिमांड निकलनी चाहिए। आने वाले समय में मेरे को लगता है जैसे 15 जुलाई के बाद सभी मसालों में अच्छी ग्राहकी लगती है, जीरा, धनिया, हल्दी सभी मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को लगता है आने वाले समय में अगर इस लेवल पे अगर बाइंग करें तो 300-320 के लमसम जुलाई वायदा आ सकता है। 320 के आसपास, तो यानी अच्छी तेजी आप उम्मीद कर रहे हैं? 32,000 के ऊपर जा सकता है भाव? 32,000 के लमसम आ सकता है सर। ओके सर, इंटरनेशनल क्रॉप को लेकर जो बयान चल रहे थे, काफी क्रॉप आने वाला है, उसको लेकर क्या रिपोर्ट है? सर जैसे जनरली जो धारणा कर रहे हैं, जैसे यहाँ का किसान भी अभी माल बेचने को इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमको लगता नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी नीचे भाव में कोई ज्यादा सेलिंग आएगी। वहाँ भी व्यापारी स्टॉकिस्ट और किसान नीचे भाव में नहीं सेलर करेंगे, वहाँ भी स्टॉक होगा। इसलिए मेरे को नहीं लगता है बहुत बड़ी सप्लाई का प्रेशर बना पाएगा। ठीक है, क्रॉप अच्छी है, इंटरनेशनल क्रॉप अच्छी है, लेकिन हम ये भी मानते हैं यहाँ डोमेस्टिक कैरी फॉरवर्ड बहुत कम था और क्रॉप अच्छी थी, लेकिन किसानों की सप्लाई बहुत वीक है। अभी थोड़ा मूंगफली की बिजाई के हिसाब से थोड़ा किसानों का माल आ रहा है, लेकिन मेरे को लगता नहीं लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी सप्लाई मिलेगी। मेरे को ऐसा लग रहा है आने वाले समय में इसमें जैसे भी शॉर्ट सप्लाई होगी और डिमांड अच्छी आने पे थोड़ा अच्छा कवरिंग आने की उम्मीद है। ओके, शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला। जीरे पर के मार्केट में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, चाहे वो भाव को लेकर या फिर डिमांड सप्लाई को लेकर, आपने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्री कमोडिटी है, वो है चना, और चने को लेकर एक सवाल भी थे। अजीत जी ने भेजा था कि चने की रिपोर्ट क्या है, वो उनका सवाल भी एक बार दिखा दीजिएगा। उन्होंने सवाल भेजा है और उस सवाल का जवाब हम पूछेंगे। एक हमारे कारोबारी हैं चने के, उनसे पूछेंगे, मिलर भी हैं। लक्ष्मी नारायण उद्योग के मधुर बियानी जी हमारे साथ हैं। मधुर जी, अजीत जी ने कल भी ये सवाल पूछा था, इसलिए मैंने आपसे बात करना चाह रहा हूँ। क्या रिपोर्ट है आपकी? रिपोर्ट क्या कह रही है? चने में और तेजी आपको लग रही है? ऑलरेडी 8 साल की ऊंचाई के आसपास है भाव। हाँ सर, चने में अभी क्या है कि फिलहाल टाइम भी ये रेंज बाउंड रहेगा। इसमें 200 रुपए से 300 रुपए का एक रेंज में अटका है, और इसमें दिल्ली के टर्म्स में देखा जाए तो 6800 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर में 74 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये दिल्ली के टर्म्स में 74 के ऊपर नहीं जाता है, 7,400 के ऊपर नहीं जाता है, तो ये एक रेंज बाउंड रहेगा। बाकी लॉन्ग टर्म में चना अच्छा अट्रैक्टिव है, और एक 2 से 3 महीने के रेंज के लिए इसको लिया जा सकता है। ये बाय ऑन डिप्स कमोडिटी है। डिप्स कमोडिटी है, तो कितनी तेजी यहाँ से और लग रही है? क्या 8,000 तक के लेवल भी आपको दिख रहे हैं आगे? ये टेक्निकली भी एक बुल फेज में है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो ये 8,400 का एक, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी 15 सितंबर के पहले ये 8,400 रुपए हो सकता है ऊपर में। और इसको क्योंकि गवर्नमेंट के पास में कैरी फॉरवर्ड नहीं है, गवर्नमेंट के नोडल एजेंसीज नाफेड के पास में बोलो कैरी फॉरवर्ड माल नहीं है, नाफेड ने इस साल माल प्रोक्योर नहीं कर पाए और चना को इंपोर्ट ओपन करना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बावजूद भी इसके अंदर जैसा सप्लाई चाहिए वैसा सप्लाई नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट के थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स के अंदर भी गवर्नमेंट ने इसका प्रोडक्शन कम किया है, जो कि फिर भी वो जो गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स है वो मार्केट के एस्टिमेट्स के से हाई है। तो जो मार्केट सोच रहा है कि जो व्यापारी लोग सोच रहे हैं वो एक 70-75 लाख टन माल आना चाहिए, और गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स 1,15,000 मैट्रिक टन के हैं। मधुर जी, आपने वक्त निकाला, लेकिन ये एक चीज आपने काफी इंटरेस्टिंग बताई, और ये ताज्जुब भी लोगों को होगा कि 8400 रुपये तक चना जा सकता है, और ये मंडियों के भाव आप बता रहे हैं, यानी रिटेल में तो 100 के ऊपर, काफ़ी ऊपर जा सकता है चने के भाव। ये
कंज्यूमर या सरकार को परेशान करने वाली बात है, लेकिन देखते हैं आगे किस तरह के उत्पादन बाकी दालों का होता है, किस तरह की रिपोर्ट आती है फसलों को लेकर। खरीफ सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है, किस तरह की खेती होती है, आगे क्या उत्पादन, लेकिन हालांकि अराइवल्स के टाइम आने में काफ़ी वक्त है, उसका फ़ायदा तो डेफिनेटली मिलेगा। जो ये पीरियड बीच का होगा उसमें संभालना काफ़ी मुश्किल होगा। शुक्रिया सर, आगे बढ़ते हैं, अब नॉन एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कई सारे दर्शक हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके सवालों का जवाब मिल जाए। अगले दर्शक का सवाल है, परवीन है हिसार से। इन्होंने 2 लॉट गोल्ड को बाई किया है 71,400 के लेवल में। माना बताइए, आपने हालांकि गोल्ड पर बता दिया था, एक बार फिर से दोहरा दें इनके लिए। 71,400 में बाई है, क्या करे, टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बता दीजिए। जी बिल्कुल, 71,400 एक अच्छा लेवल है, रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। 71,250 200 के आसपास का स्टॉप रहना चाहिए। टारगेट 71,800 का होगा। गोल्ड में मेरे लिए 71,800 ऊपर में और 70,800 नीचे में एक अच्छी रेंज है 1,000 रुपए की। कोई भी अगर साइड में ब्रेक मिलती है तो और ज्यादा बेटर हमें डायरेक्शन मिल सकती है। दर्शक है गोविंद है आंध्र प्रदेश से। इन्होंने जिंक खरीदना चाहते हैं, सपोर्ट लेवल जानना चाहते हैं कि क्या होगा। अमित जी बताइए, जिंक का सपोर्ट क्या है, टारगेट स्टॉप लॉस दोनों बता दीजिएगा इनको। जी, इंट्राडे के लिहाज से अगर ये जानना चाह रहे हैं तो 253 254 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट काम करेगा। और अगर ओवरऑल ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से जानना चाह रहे हैं तो 250 रुपए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। इंट्राडे के लिहाज से 254 के आसपास खरीदारी करके चले, 252 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 260 रुपए तक के टारगेट जिंक में आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 260 रुपए के टारगेट आज या कल में दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, 250 का स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। आप बता दीजिए मानव, ये आप सहमत है इस कॉल से? 260 का टारगेट, 252 का स्टॉप लॉस अमित जी ने दिया है, सिमिलर लाइन पे है कि यहाँ भी कॉन्ट्रा कॉल है? जी, इंडस्ट्रियल मेटल्स में मेरा अभी भी थोड़ा, जैसे कॉपर की बात हुई, कुछ फंडामेंटल्स ऐसे हैं, जैसे चाइना के आज सुबह भी नंबर आए हैं, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा ऊपर है, तो थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है। बिल्कुल जिंक में अगर बात करें तो 256 257 के आसपास मैं बेचने की सलाह रखूंगा। 258 के ऊपर का स्टॉप और 252 का टारगेट रहेगा। अभी भी वो क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है और स्ट्रेंथ बन नहीं पा रही है नीचे से, तो जब तक वो स्ट्रेंथ नहीं दिखती है तब तक सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। मानव की सलाह है सेल ऑन राइज की और अमित जी की सलाह है बाई ऑन डिप्स की, तो आप देख लीजिएगा। और लेकिन जो भी ट्रेड बता रहे हैं, जिनको भी फॉलो करें, बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड ना करें, ये सलाह है, क्योंकि आप अभी तक एंट्री नहीं आपने ली है, तो ये देख लें। हमारे साथ अगले दर्शक है जिन्होंने ऑलरेडी खरीद रखा है कॉपर, 863 रुपये 40 पैसे पे 2 लॉट कॉपर खरीदा है। इनका नाम है संदीप कश्यप। आप बताइए अमित जी, हालांकि आपकी बाई कॉल थी कॉपर पे, एक बार फिर से बताइए, आपने जो टारगेट दिए हैं वो अचीव होंगे तो इनको रुकने के लिए बोलूंगा, बोलिए। बिल्कुल, इनकी खरीदारी के भाव के आसपास से 263 रुपए 20 पैसे का ट्रेड हो रहा है। अगर ये ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो 860 रुपए का स्टॉप लॉस कैरी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर कम से कम 867 868 तक के भाव तक ये रुक सकते हैं। वहां पे आके जाके ये पार्ट प्रॉफिट बुक करें और 870 अगर आता है तो वहां पे पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो एक कोशिश कीजिए, जो अभी करंट भाव से 2-3 रुपए और ऊपर जाए भाव, तो वहां पर निकल जाए, और फिर एक लॉट को आप 870 के आसपास निकले, ऐसा अमित जी आपको कह रहे हैं। लेकिन स्टॉप लॉस भी दिख रहा होगा आपको 851 का, वो भी याद रखिएगा। चलिए अगले दर्शक है, वो जानना चाह रहे हैं दोनों एक्सपर्ट से, नवनीत जी है, कि एल्युमिनियम में इंट्राडे और पोजिशनल कॉल जानना चाह रहे हैं। अमित जी सबसे पहले आप बताइए, एल्युमिनियम में इंट्राडे और पोजिशनल क्या लगता है? एल्यूमिनियम जैसा कि प्राइस अभी मैं देख पा रहा हूँ 250 के आसपास इसने हाई बनाया था और अभी 232 के आसपास है। पोजिशनली देखा जाए तो 230 के आसपास पोजिशनल बेसिस पे इसमें एक बाय का ट्रेड मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी 230 229 के आसपास से जो है इसने बाउंस लिया था और 250 52 के आसपास के हाई बनाए। तो 230 के आसपास पोजिशनली बाय करें, 225 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 250 तक के टारगेट जो है इसमें देखे जा सकते हैं। फटाफट से आप भी एल्युमिनियम पे अपनी राय बता दे मानव। जी, इंट्राडे लेवल से अगर बात करेंगे 230 228 का एक नियर टर्म सपोर्ट है। ऊपर की बात करें तो जैसे अमित ने बताया 230 235 के आसपास के ऊपर का रेजिस्टेंस है। इंट्राडे में जैसे ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल्स में स्ट्रेंथ नहीं बन रही है, यही रेंज। एल्यूमिनियम काफी समय से स्टेडी है, तो कॉपर और जिंक में ज्यादा ध्यान रहेगा मेरा, लेकिन एल्यूमिनियम में ये रेंज इंट्राडे में फॉलो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर एनुअल रिपोर्ट हमारा दिखे तो एनुअली हम बाइंग की तरफ है, तो ऊपर की अगर बात करें तो डेफिनेटली, और थोड़ा अगर नीचे मिले तो डेफिनेटली हम बाय कर सकते हैं ऑन अ लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम। में नीचे वेट करे फिर खरीदे,
और आज के लिए ये अभी फिलहाल लग रहा है सेल पोजीशनिंग की ज़्यादा आ रही है बेस मेटल्स में। अगले दर्शक है भूमिका है अहमदाबाद से। कच्चे तेल के 6500 के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीदा है 116 रुपए में। क्या करना चाहिए अमित जी? इनको 6500 स्ट्राइक की कॉल खरीद रखी है इन्होंने। बिल्कुल, काफी अच्छा ट्रेड है। अभी भाव लगभग 6600 के आसपास है। मेरे को लगता है 6650 तक के भाव इंट्राडे की सेशन में क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। 6650 का भाव स्क्रीन पर जैसे ही दिखता है, ये अपना मुनाफा ऑप्शंस में बुक कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह कच्चे तेल को लेकर है। लेकिन चलिए, एक दर्शक है जो पूछना चाह रहे कि फेड की बैठक में आज क्या होगा। तो दरों में बदलाव की कोई संभावना नहीं है, लेकिन आगे की कमेंट्री पर आज सबसे ज्यादा नजर रहेगी। आज देर रात वो फैसला आएगा, किस तरह से टाइमलाइन वो बताते हैं कि आगे कब दरों में कटौती होगी। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि एक से ज्यादा कटौती की संभावना कम है, और वो भी कटौती नवंबर के आसपास, यूएस इलेक्शन के आसपास हो सकता है। शुक्रिया मानव आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने दोनों वक्त निकाला आप लोगों ने, और हमारे दर्शकों को तमाम सवालों के जवाब दे दिए। तो कमोडिटी फटाफट में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।